नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आपको बताएं कि बीजेपी इस साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने वाली है और इसके लिए आज से दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा लोकसभा के साथ ही चुनावी राज्यों की रणनीति बनाने और मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। पीएम मोदी इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन पहले दिल्ली में आज दोपहर 3 बजे पीएम मोदी का बड़ा रोड शो होने जा रहा है। पीएम मोदी पटेल चौक से संसद मार्ग तक रोड शो करने जा रहे हैं। पटेल चौक से शुरू होकर संसद मार्ग तक रोड शो होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में रूट डाइवर्ट किए हैं, उसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कई रूट्स पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। गुजरात में भारी जीत के बाद पार्टी की ये पहली बड़ी बैठक है। इससे पहले बीजेपी ने अपने गृह राज्य गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 घंटे से ज्यादा समय में 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वाला मेगा रोड शो करने का आपको हमने वो तस्वीरें दिखाई थी। और अब आज तकरीबन 1 किलोमीटर का पटेल चौक से शुरू होने वाला ये रोड शो अब से थोड़ी देर के बाद जो शुरू होगा, जो कि बैठक स्थल एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक किया जाना है, उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हो रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस समय एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं, जहां पर थोड़ी देर के बाद ये मीटिंग शुरू होगी, ये बैठक शुरू होगी। बीजेपी इस साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर ये आज मंथन करने जा रही है। आज से दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है। बैठक का मुख्य एजेंडा लोकसभा चुनावी रणनीति तय करने का है और अब तक जो मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने इस समय हम रख रहे हैं। हमारे सहयोगी भी इस पर जुड़ेंगे, जो जानकारी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी का महाकुंभ लगने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत तमाम बड़े नेता और मंत्री शामिल होंगे और आगामी चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव पर रणनीति बनेगी। मीटिंग में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, 35 केंद्रीय मंत्री, 12 मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री, 37 प्रदेशों के अध्यक्ष, 27 संगठन मंत्री, 19 पूर्व मुख्यमंत्री, 12 पूर्व उप मुख्यमंत्री, 17 नेता प्रतिपक्ष, 350 कार्यकर्ता शामिल होंगे। 12 पूर्व उप मुख्यमंत्री, 17 नेता प्रतिपक्ष या लीडर ऑफ द फ्लोर, लोकसभा और राज्यसभा के चीफ व्हिप, ऐसे 168 और 182 एडिशनल सदस्य, ऐसे 350 कार्यकर्ता इसमें अपेक्षित है। इस बैठक का एजेंडा चुनावी राज्यों की रणनीति बनाने और मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के तौर तरीकों को निर्धारित करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे और अंतिम दिन मंगलवार को अपने समापन मार्गदर्शन भाषण में देश भर से आए बीजेपी नेताओं को आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंत्र देंगे और G20 की अध्यक्षता से जुड़े कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने का भी आह्वान करेंगे। बैठक में प्रायः देश में जो अहम मुद्दे हैं उनकी चर्चा अलग अलग प्रस्तावों के द्वारा होगी। राजनीतिक प्रस्ताव होता है, आर्थिक सामाजिक प्रस्ताव होता है। पिछले दिनों में जो चुनाव हुए उसको लेकर चर्चा करते हुए आने वाले दिनों में जहां चुनाव होने हैं उसकी
पूर्व तैयारी की भी चर्चा स्वाभाविकता की जाएगी। फिर लोकसभा प्रवास योजना हो, बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम हो, ऐसे अलग अलग जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको लेकर भी इस 2 दिवसीय बैठक में चर्चा होगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन ये इस बैठक में होगा। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर सहित कुल 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही चुनावी रणनीति तैयार होनी है। बीजेपी इस बैठक में न केवल आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करेगी, बल्कि इसके साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा भी तय कर देगी। लोकसभा की कमजोर मानी जाने वाली 160 सीटों पर तैयारी की चर्चा भी बैठक में होने की संभावना है, जिसमें यूपी के 14 जिले भी शामिल हैं। सत्ता के शीर्ष पर बैठी देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 2 बार से प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। रोज जीत का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी 2024 में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश में हैं और इसके लिए हर वो जोर आजमाइश की जा रही है जिससे चुनावी मैदान में फतेह एक तरफा हो। और यही वजह है कि दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है, जिसमें पीएम मोदी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस समय हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए। अनुपम मिश्रा हमारे साथ मौजूद है और अनूप गुप्ता भी हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से मौजूद है। सीधे रुख करेंगे उनकी तरफ। और अनुपम, आज ये बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले साल 2024 में होने वाले देश में लोकसभा चुनाव से पहले, जिसे फाइनल मुकाबला कहा जा रहा है, उससे पहले इस साल जो 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन्हें सेमीफाइनल मुकाबला बताया जा रहा है। और उससे पहले पीएम मोदी का ये रोड शो जिस पर सारे देश की निगाहें टिकी रहेंगी। आप तस्वीरें दिखाइए, आपके इर्द गिर्द काफी लोग हैं, भारी संख्या में लोग पीएम मोदी के रोड शो के साक्षी बनने आए हुए हैं। इनसे बात करिए। पीएम मोदी के साथ साथ ये भी बेहद उत्साहित रहने वाले हैं आज पीएम मोदी के रोड शो का हिस्सा बनने को लेकर। अनुपम। कंचन, देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से गुजरात या बाकी हम बात करें राज्यों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी प्लान की और उसके बाद और यहाँ पर जिस तरीके से एक नेतृत्व प्रदान किया है या सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनको लोगों ने एक्सेप्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। मेरे साथ हमारे सहयोगी अनूप भी हैं। अनूप, ये रोड शो की शुरुआत अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, उससे पहले ये रोड शो क्या बता रहा है? देखिए, बिल्कुल, देखिए, दिल्ली बीजेपी चाहती थी कि जिस तरह से गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक ऐतिहासिक जीत मिली है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्वागत किया जाए। और यही वजह है कि यहाँ पे एक भव्य रोड शो की तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा है। लेकिन अनुपम, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री और बीजेपी यहीं नहीं रुक रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी चाहती है कि जिस तरह की जीत गुजरात में हुई है उसी तरह की जीत आने वाले वक्त में झलक है। तो देखिए, शोर बहुत है वहां पर, क्योंकि इस समय भारी मात्रा में बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए यहां पर मौजूद हैं। 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जो है रहने वाला है। जहां जहां से पीएम मोदी का कारवां गुजरेगा वहां पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। और खबर यह भी है कि कई राज्यों के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए। प्रधानमंत्री के रोड शो पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है जोशीमठ से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जोशीमठ के मामले पर हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाईकोर्ट वापस भेजा है। वर्तमान स्थिति क्या है, ये एक बड़ा सवाल पूछा गया है सीजीआई की तरफ से। प्रोएक्टिव होकर काम उत्तराखंड सरकार, राज्य सरकार प्रयास कर रही है
ये कहा जा रहा है हाईकोर्ट में मामला, तो यहां सुनवाई क्यों, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पहले अगर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई का औचित्य नहीं बनता कोई। हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट पर लगाई है रोक। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जोशीमठ मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया गया, बावजूद इसके कि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल पूछा है कि जब ये हाईकोर्ट में मामला चल रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई का औचित्य नहीं बनता। सुशील पांडे और जानकारी के साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सुशील, क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जोशीमठ के मामले पर? आज देखिए कंचन, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका में वहां पर रहने वाले तमाम लोगों को पुनर्वास और साथ ही साथ आर्थिक मदद देने की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार से ये पूछा कि वहां पर फिलहाल स्थिति क्या है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो एसडीआरएफ की टीमें हैं, जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, वो मौके पे हैं। दोनों सरकारें लगातार नजर बनाए हुई हैं। लगातार इस पूरे मामले पे राज्य सरकार के द्वारा आपात बैठक की गई है और पुनर्वास और वहां पर रहने वाले तमाम लोगों को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार तेजी से वहां पर काम कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया क्या कि इस पूरे मामले को लेकर क्या हाईकोर्ट में कोई याचिका दाखिल की गई है, जिसमें उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा गया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है और ऐसा नहीं लगता है कि इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट भविष्य में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करे। और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कंचन इस पूरे मामले को अब सुनवाई के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ही अब जोशीमठ से संबंधित मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट डील कर रहा है इस पूरे मामले को, तो अब सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जोशीमठ के मामले में कंचन एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि राज्य सरकार तैयारियों को लेकर या वहां पर रह रहे तमाम लोगों को सुरक्षित व्यवस्थित करने को लेकर प्रयासरत है और पूरी तैयारी कर रही है। बहरहाल उत्तराखंड सरकार की तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को फिलहाल यहां से बंद कर दिया है और याचिकाकर्ता जो सुशील, यही अपने आप में बड़ी बात है कि जब मामला पहले से ही उत्तराखंड हाईकोर्ट में चल रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात क्यों आती है। और एक तरफ देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी भूमिका अदा कर रही है, लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है, मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। न सिर्फ सरकार बल्कि यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से भी अब इसके ऊपर सख्ती से अब एक्शन लिया गया है। विशेषज्ञों की टीम पहुंची हुई है, एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद हैं जो कि अब वजह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और जो वहां के लोग मांग कर रहे हैं उन मांगों को माना जा रहा है। तो ऐसे में यही बड़ी बात है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सुशील जोशी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब मामला हाईकोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट में लाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। जी बिल्कुल कंचन, देखिए फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि जब किसी भी राज्य से संबंधित मामले में अगर हाईकोर्ट में कोई याचिका दाखिल ना की गई हो या वहां पर राज्य सरकार के द्वारा कोई कदम ना उठाया गया हो तो सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर सुनवाई करने का औचित्य बनता है। लेकिन जब पहले से ही इस पूरे मामले में हाईकोर्ट आदेश जारी कर चुका है और वहां के हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने अपनी जानकारी दी है कि किस प्रकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर वहां पर रहने वाले तमाम लोगों को व्यवस्थित कर रहे हैं, न केवल व्यवस्थित कर रहे हैं बल्कि वहां पर रह रहे लोगों की को पुनर्वास के लिए एक बाकायदा कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पर अपनी तैयारी कर रही है। वहां पर रह रहे तमाम बच्चों को भी सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। तो ये तमाम जानकारी जब हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उत्तराखंड सरकार ने दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बेहतर बताया कि जब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट इस पूरे प्रकरण को लेकर आगे बढ़ चुका है तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है और चूंकि मामला राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है तो बेहतर होगा कि हाईकोर्ट ही इस पूरे मामले को आगे सुनवाई करे, क्योंकि ये उसका अधिकार क्षेत्र पहले बनता है। और इसी आधार पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से या किसी भी तरीके से आदेश जारी करने से मना कर दिया है। ओके, तो मतलब ये साफ हो गया कि अब ये मामला जो है सीधे तौर पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में ही इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका सुशील पांडे जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे।